नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है जलमंडल। पृथ्वी का वो भाग जहाँ जल हो उसी के बारे में अध्ययन करना ही जलमंडल कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग क्या है? जल है, यानी 71% भाग पर क्या है? आपका जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60.7% है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? 80.9% तक महासागरों से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की मात्रा लगभग उसकी कुल मात्रा का 97.5% कहाँ है? महासागरों में पाया जाता है, जो खारा है। यानी कुल मिलाकर 97.5% जल ऐसा है जो पीने योग्य है ही नहीं, एकदम पूरी तरह से खारा है। और बाकी जल में भी कुछ जल पीने योग्य है और कुछ जल पीने योग्य नहीं है। यानी कुल मिलाकर 2.5% भाग ऐसा है जो मीठा जल है। यानी पूरे उसका 97.5 भाग खारा है और 2.5 भाग क्या है? मीठा जल है। और इसमें भी सारे जल पीने योग्य नहीं होते हैं। तब आप इसी से अनुमान लगा ले सकते हैं कि मनुष्य के लिए पीने योग्य या किसी महत्वपूर्ण कार्य के योग्य कितना जल होता है। महासागरीय जल की दो महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन कौन से हैं? एक तापमान है और दूसरी लवणता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसमें कोई निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये देखिए, यहाँ सारे महासागरों के बारे में बताया गया है। ये आपका प्रशांत महासागर है। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ये दोनों भाग लास्ट में जाकर मिल जाते हैं, तो ये क्या है? प्रशांत महासागर है। और ये आपका अटलांटिक ओशियन है, या अंध महासागर है। यहाँ आपका इंडियन ओशन या हिंद महासागर है। इधर ऊपर में आर्कटिक ओशियन है और नीचे क्या है? साउदर्न या अंटार्कटिक ओशियन। और जो अंटार्कटिक ओशियन है ये वास्तव में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के नीचे वाला भाग ही है। वास्तव में ये कोई महासागर नहीं है। ये तीनों महासागरों के थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर अटलांटिक मतलब अंटार्कटिक ओशियन मान लिया गया है। महासागरों की औसत गहराई लगभग 3800 मीटर तक है। 3800 मीटर तक है औसत गहराई। और इतनी स्थल की ऊंचाई क्या होती है? देखिए, जो ये तो महासागरों गहराई है, लेकिन अगर आप स्थल की ऊंचाई देखते हैं तो स्थल की ऊंचाई कितनी होती है? 840 मीटर ही होती है। और स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को क्या कहते हैं? हिप्सोग्राफिक या मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र क्या होता है? देखिए, समुद्र और महासागर, कई लोग महासागरों को ही समुद्र मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समुद्र क्या होता है? अथाह जल क्षेत्र का भाग समुद्र कहलाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीनों तरफ से क्या हो? जल से घिरा हो तथा एक तरफ से महासागर से मिला हो, उसको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। समुद्र की खास बात क्या है? कि तीन तरफ जल से घिरा हो तथा एक तरफ महासागर से मिला हो। खाड़ी क्या होती है? जैसे आपने अभी अरब सागर की खाड़ी देखा है। खाड़ी की क्या विशेषता होती है? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसी को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। यानी अगर समुद्र का भाग स्थल में प्रवेश कर जाए तो जो क्षेत्र बनता है उसको क्या कहलाते हैं? खाड़ी कहलाते हैं। और बे क्या कहलाती है? जैसे बे ऑफ बंगाल है, वे क्या कहलाती है? इसके दो किनारे स्थलों से घिरे होते हैं। देखिए, जैसे एक तरफ से भारत गिरा है और दूसरी तरफ से म्यांमार से गिरा है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है, जैसे कौन से टापुओं का समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरी तरफ का मुहाना किससे मिला होता है? समुद्र से मिला होता है। यानी एक तरफ टापू हो, दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला हो और बाकी दो तरफ से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो। तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं? बे कहते हैं या खाड़ी कहते हैं। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में रहता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए, चित्र से ही बता देगा कि क्यों अधिक होता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पूरे एक तरह से पृथ्वी के हर भाग में फैला हुआ है, तो निश्चित सी बात है
कि यहाँ आर्कटिक ओशन से लेकर अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। तो यहाँ तापमान कम होंगे, यहाँ तापमान कम होंगे, और जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो तापमान क्या होता रहता है, इनका बढ़ता रहता है। इसलिए कहा यह जाता है कि इसमें जो तापांतर होता है वो सबसे अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में तापांतर अधिक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ स्थल भी है और जल भी है। मात्र 60.7% भाग पर ही जल पाया जाता है, इसलिए वहाँ तापांतर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ महासागर हैं, उसमें कुछ गहरी गर्तें पाई जाती हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे गहरी गर्त मेरियाना है जो फिलीपींस के पास पाई जाती है। लगभग कितनी गहरी है, 11,022 मीटर तक गहरी है। ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। दूसरी गर्त टोंगा है जो 9,000 मीटर तक गहरी है, ये भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। मिंडनाओ गर्त 10,500 मीटर तक गहरी है, ये भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? ये प्यूर्टो रिको है। ये कौन सी है? प्यूर्टो रिको। आपको मेरियाना हमेशा याद रहता है, वो प्रशांत महासागर का है और सबसे गहरी गर्त भी है। लेकिन हाँ, ये प्यूर्टो रिको, ये जो ट्रेंच है, ये कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में, और ये वेस्ट इंडीज के आसपास है। ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच है, या आप कह सकते हैं सबसे गहरी क्या है? गर्त है। ठीक है। और हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी है? उसको सुंडा कहते हैं, जो कहाँ है? जावा द्वीप के पास है। अब यहाँ देखिए, समुद्र महासागर में सारे महासागर के पानी खारे होते हैं। इनकी लवणता को कैसे निकाला जाता है? इनकी लवणता को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि अगर ये 1000 में निकाला जाता है, यानी कुल मिलाकर 1000 लीटर पानी में कितने किलो या कितने ग्राम आपके नमक घुले हैं या लवणीय पदार्थ घुले हैं, उसी के आधार पर ये निकाला जाता है। जैसे कहा जाए कि किसी समुद्र की लवणता 35 है, इसका मतलब क्या है कि 35 प्रति 1000। ये सैकड़े में नहीं निकाली जाती, किस में निकाली जाती? 35 प्रति 1000 में। समार खान देखिए, अब यहाँ ये भी है कि समलवण रेखा क्या होती है। समलवण रेखा का मतलब जैसे शब्द से है समान लवण, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ के लवण समान हो, उन दोनों क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समलवण रेखा कहलाती है। और जो लवणता है ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो निश्चित सी बात है, लवणता वही पाई जाती है सबसे अधिक जहाँ पानी सबसे ज़्यादा भाप बनकर उड़ता हो। और ये उड़ता कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में रहता है, और दक्षिणी अक्षांश में कहाँ रहता है? 10 से 30 डिग्री के बीच में। यहाँ लवणता क्या है? सबसे अधिक पाई जाती है। और जानते हैं विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो वो तुर्की की वान झील है। कौन सी झील है? वान झील है। इसकी लवणता क्या है? लगभग 330 प्रति 1000। 330 प्रति 1000 है। और दूसरा कौन सा? दूसरा आप अक्सर सुने होंगे मृत सागर, डेथ सी है। अब यहाँ गाइयाट क्या होता है? देखिए, गाइयाट कुछ नहीं होता है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? गाइयाट कहते हैं। ऐसे कुछ पर्वत होते हैं जो पानी से पूरी तरह से ढके रहते हैं और समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? अगर उनका जो शीर्ष है वो सपाट हो, ऐसे पर्वत क्या कहते हैं? गाइयाट कहते हैं। प्रशांत, अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर में गुमान द्वीप के समीप मेरियाना गर्त पाई जाती है। ये सबसे गहरी गर्त है। अब हम देखते हैं शोल क्या होता है। शोल क्या होता है? जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई क्या होती? छिछली होती। यानी कुल मिलाकर जब शुरुआत में ही कोई महासागर इतना गहरा नहीं होता है, शुरुआत में वो महाद्वीपीय क्षेत्रों से लगा होता है, तो उसकी गहराई धीमे धीमे बढ़ती रहती है। तो जहाँ क्या होता है, उसकी गहराई क्या हो? छिछली हो। यानी जो भाग अक्सर महाद्वीपों से लगे होते हैं, छिछले होते हैं। तो जहाँ गहराई क्या हो? छिछली हो, ऐसे भाग को क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है,
ये महासागर में पाई जाने वाली एक प्रवाल भित्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में है। अब हम देखें हर एक महासागर के बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारियाँ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर। यह अपने संलग्न समुद्रों के, देखिए यहाँ क्या है कि ये लगभग पूरे धरातल का यानी समुद्री धरातल का 1/3 भाग अकेले यही है। यानी जितना समुद्री भाग है उसका 1/3 भाग अकेले क्या है? प्रशांत महासागर ही है। इसका क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है, लगभग कितना है? 16,57,23,740 किलोमीटर तक है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये महत्वपूर्ण है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसके शीर्ष पर बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पाया जाता है? ये रूस के पास है, यानी जहाँ रूस की बाउंड्री खत्म होती है वहीं बेरिंग जलडमरू मध्य है। तो इसके शीर्ष पर क्या पाया जाता है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। और आधार पर क्या है? आधार पर निश्चित सी बात है अंटार्कटिका महाद्वीप है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। यानी भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई क्या है? बहुत ज़्यादा है और लगभग 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया, पश्चिम में कौन से है? एशिया। अब आप चित्र से देख लीजिए, ये इसका पश्चिमी भाग है। तो पश्चिम भाग में कौन सा महाद्वीप पाया जा रहा है? एशिया पाया जा रहा है। तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी, भाई ये भी तो, ऑस्ट्रेलिया भी तो पश्चिम में है। यहाँ तक पूरा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो एशिया पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तथा पूरब में क्या पाया जाता है? उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका। ये भाग पूरब है, ये उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका पाए जाते हैं। और प्रवाल भित्ति, देखिए प्रशांत महासागर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रवाल भित्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ मैंने आपको बताया, ये इसी महासागर में पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अब उसके बाद आता है दूसरा महासागर। दूसरा महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर से छोटा है, लेकिन बाकी जितने महासागर हैं उनसे क्या है? बहुत बड़ा है। इसकी जो क्षेत्रफल है ये 8,29,63,800 वर्ग किमी है, यानी km स्क्वायर। यहाँ देखिए वो 16 था और ये कितना है? 8 है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रशांत महासागर जो है अटलांटिक महासागर का 2 गुना है। और एक खास बात यह है कि इसकी आकृति कैसी है? तो आप चित्र में देख लीजिए, इसकी आकृति कैसी है? एस आकार की है। और ये संसार के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 16% भाग है। पूरे संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 16% भाग है। और उसकी आकृति मैंने बता दिया किस आकार की है? एस आकार की है। इसके पश्चिम में अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और पूरब में क्या है? पूरब में यूरोप है और अफ्रीका है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में अंटार्कटिका है। मैंने आपको बताया था अंटार्कटिक महाद्वीप जो महासागर है वो इन्हीं सबके भाग हैं। और उत्तर में क्या है? उत्तर में निश्चित से बात है उसके बाद ग्रीनलैंड या हडसन की खाड़ी आएगी। ये सब उत्तर के भाग हैं। देखिए इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक रिज है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में पुबोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर तक लंबी है तथा 4,000 किलोमीटर तक ऊंची है। और कई क्षेत्र क्या हैं? कुछ ज़्यादा ऊंचे हैं तो समुद्र से भी ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे जो इसका बीच वाला भाग है वो भाग क्या है? औसतन थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। वही यहाँ बताया जा रहा है क्या है? ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है और ये अक्सर जलमग्न है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि द्वीप थोड़ा ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं और ये उठाया है और लगभग ये बीच में आ रहा है। और इसका कारण क्या है कि जब शुरुआत में पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो ये महासागर इकट्ठे थे, तब दोनों अलग अलग नहीं थे। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर एक में ही थे। जब अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप एक दूसरे से अलग होते गए तो बीच वाला भाग तो उठा रह गया, किनारे वाले भाग क्या हो गए? धीमे धीमे गहराते चले गए। और इसी कारण क्या है? इस अटलांटिक रिज का निर्माण हुआ है। देखिए इसमें कुछ चोटियां हैं जो ऊपर आए, जैसे ओजर्स का पाइको द्वीप है,
केप वर्दे द्वीप है, इसका प्रमुख उदाहरण है। और ये भी बात है कि इसकी जो चोटियाँ हैं, यानी जो द्वीप ऊपर उठ रहे हैं, वो बहुत तीखी चोटियाँ हैं, यानी नुकीली चोटियाँ हैं, यानी बहुत जल्दी उसमें जो ढलान है, यानी शोल नाम की चीज़ उसमें नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं हिंद महासागर पर। वास्तव में हिंद महासागर पूरी तरह से महासागर है भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आधा भाग है। देखिए, प्रशांत महासागर लगभग उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, अटलांटिक महासागर लगभग उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, जबकि हिंद महासागर क्या है, आधे से दक्षिण में फैला हुआ है। इसलिए अगर आप इसको इस तरह देखते हैं तो ये प्रशांत और अटलांटिक जैसा ये महासागर नहीं है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका है, पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर तक है। ये एक तरफ क्या है, ये अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, ये प्रशांत महासागर से मिला है। और खास बात ये है कि इसका जो पानी है, जहाँ ये प्रशांत महासागर से मिलता है, प्रशांत महासागर के पानी का कलर दूसरा है और इसके पानी का कलर दूसरा है। वही कलर देखकर ही आदमी अंदाज सकता है कि यहाँ से प्रशांत महासागर शुरू होता है और यहाँ से क्या है, हिंद महासागर शुरू होता है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। एक कौन कौन सा है, एक लाल सागर है, दूसरा कौन सी है, फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र हैं। ये कोई खाड़ी नहीं है, ये क्या है, उसके उत्तरी विस्तार मात्र हैं, यानी कोई अलग से ये सागर नहीं है। डियागो गार्सिया इसी महाद्वीप में है। आप विवादित द्वीप है जहाँ अमेरिका बहुत अपना सैनिक अड्डा बनाया है, डियागो गार्सिया, ये इसी हिंद महासागर में है। अब उसके बाद आता है अंटार्कटिक महासागर। वास्तव में अंटार्कटिक महासागर जैसी कोई चीज़ है नहीं। अंटार्कटिक महासागर में क्या है कि सभी का, हिंद महासागर का, अटलांटिक महासागर का और प्रशांत महासागर का वो भाग जो अंटार्कटिका महाद्वीप से टच होता है, यानी जहाँ लगभग पानी बर्फ में जमा रहता है, उसी भाग को एक महासागर बना दिया गया है, जिसको अंटार्कटिक महासागर नाम दे दिया गया है। अब उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जैसे ये अंटार्कटिक महासागर दक्षिण ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ था, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ था, ऐसे ही आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। वास्तव देखा जाए मुख्य रूप से तो महासागर सिर्फ तीन ही हैं। कौन कौन से, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, ये अंध महासागर है। जो हिंद महासागर है वो आधा महासागर है, और जो चाहे आर्कटिक महासागर हो और चाहे अटलांटिक महासागर हो, ये वास्तव में पूर्ण रूप से महासागर हैं ही नहीं। ये प्रशांत महासागर जैसे आर्कटिक महासागर जो है वो प्रशांत और अटलांटिक का विस्तार मात्र है, और जो नीचे का अंटार्कटिक महासागर है वो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का विस्तार मात्र है। यह यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के तटों से घिरा हुआ है। यानी इसके जो आसपास के महाद्वीप हैं कौन कौन से हैं, यूरोप है, एशिया है और उत्तरी अमेरिका है। इसका अधिकांश भाग क्या होता है, हमेशा बर्फ़ों से जमा रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।